हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ओसाई के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका साथी हरीश और लेके आया हूँ छोटी सी एक आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यूज़ छोटी सी कि जैसा कि आपका जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था जिसके अंदर आपके साइकोलॉजी आई थी लगभग 50 अंक की, या फिर मैं यूं कहूँ 25 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी का आए थे, या फिर ऐसे कहे कि आपके सिलेबस का 100 प्रश्न का एक चौथाई अर्थात 25% है जो आपके ओनली फॉर साइकोलॉजी सब्जेक्ट में उसका वेटेज उसको कवर किया था। यदि अपन बात करें कि सर साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन कहाँ से आए थे या फिर सर आपने क्लास में पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कितने आए थे, तो जैसे कि अपन लोगों ने जब भी अपने ऐप में क्लास ली थी अपन लोगों ने लगभग 50 क्लास ली थी और उस 50 क्लास में से आपको 25 में से 25 क्लास देखने को मिले। तो एक छोटी सी आपके लिए क्लास लेके आया हूँ किस प्रकार से प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के उत्तर क्या थे। अपन सिर्फ और सिर्फ अपने साइकोलॉजी के सिलेबस और उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर कहाँ से आया था, किस प्रकार से पेपर बना था, हम लोगों ने आपके लिए क्या क्या प्रयास किया था और कैसे कैसे प्रश्न आए थे। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है कि मनोविज्ञान के कहाँ से आपके 25 प्रश्न आए थे जो एग्जाम में अपने सीधे अपने ऐप में से आए थे। जैसा कि आपको क्लास में पढ़ाया गया वैसे प्रश्न आपके सिलेबस में या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में छपे गए थे। ठीक है, यदि मैं बात करूं अपने प्रश्न की तो उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओसाई फॉर लाइब्रेरी साइंस, इसको अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ आपको हर प्रकार की नई आने वाले वैकेंसी, कुछ आपके टेस्ट पेपर, सबकी आपको अच्छे से न्यूज मिलेगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं आपके प्रश्न की, देखिएगा एक आपका प्रश्न आया कि बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताए जो बच्चे की व्यवहारिक समस्याओं के निदान तथा साथ साथ में उपचार भी प्रदान करती है। ठीक है, जब भी मैंने क्लास में कराया कि जो बच्चे बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं जो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं उन बच्चों को क्या करते हैं, सबसे पहले निदान करते था, कारणों का पता करते हैं, साथ में उनका उपचार करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, निदानात्मक विधि बोलते हैं। आपको अच्छे से क्लास में करवाता है। ये कि आपके प्रश्न छप गया तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहेंगे अपन, निदानात्मक विधि। और पहली मैंने लाइन ये लिखा है कि बालकों का निदान और उपचार करना। जो आपका बैकवर्ड चाइल्ड था उसमें पहली मैंने आपको क्लास में ये लाइन लिखवाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यदि मैं बात करूं इसको अपन हिंदी में बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, या फिर कार्यात्मक अनुबंधन, जिसको अपन सही रूप से बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देने वाला कौन था, आपका बीएफ स्किनर। इसी सिद्धांत को मैंने 5 प्रकार के नाम से लिख के बताया था कि यहां से कुछ भी आ सकता है। ऑपरेंट थ्योरी थी आपकी, नैमित्तिक था, सक्रिय था, कार्यात्मक था, साधनात्मक। साधनात्मक अपन लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आपके थ्योरी बोलते हैं। जो देने वाला कौन था, बीएफ स्किनर। इसको अपन लोगों ने अच्छे से क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्यक्ति कोई बुद्धिमान है उसका आईक्यू कितना होगा जो बच्चा प्रतिभाशाली या फिर जीनियस चाइल्ड है। तो मैंने एक सारणी बताई थी कि बुद्धि लब्धि में जो बच्चा 140 से प्लस है उसे अपन प्रतिभाशाली या फिर जीनियस चाइल्ड कहेंगे। जो विश्व या फिर दुनिया में 1% ऐसे चाइल्ड पाए जाते हैं, लेकिन आपके 140 ऑप्शन नहीं था तो हाईएस्ट आपको 130 वाला ऑप्शन था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। 130 प्लस है जो कैसे आपके प्रतिभाशाली या फिर आपके जीनियस चाइल्ड पाए जाएंगे। ठीक है, आपको एक सारणी बताया था, सारणी में पहली लाइन आपके यहां से उठ के आई थी। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने एक सेंटेंस लगाया था कि सीखना तभी सही ढंग से होता है जब उसे संतुष्टि मिलती है। कोई बालक तभी सीख पाएगा जब वो सीखने के बाद उस क्रिया में उसको संतुष्टि मिलती है। छोटी सी मैंने लाइन लिखाई थी, एक ही लाइन लिखाई थी कि थॉर्नडाइक का प्रभाव परिणाम का नियम जो क्या कहता है कि बालक द्वारा कोई कार्य करने के बाद खुद को संतुष्ट करना। यदि बालक खुद को संतुष्ट कर पाएगा तभी बच्चा उस क्रिया में भाग लेगा। और यही पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम, आपको पहली लाइन क्या, प्रभाव का नियम। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कोई बालक है और उस कार्य करने के बाद उसको संतुष्टि मिलती है तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है। वहीं से आपका लाइन हु टू हु लाइन, आपकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई, वहां से सीधा प्रश्न आपके छप गया, एकदम सीधा, कोई भी लाइन आपके चेंज नहीं हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। यह कह रहा है कि डैश विशेषताओं का एक संयोजन है जो संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने की क्षमता से क्या कहते हैं। तो मैंने आपको हेडिंग डलाई थी, इसमें बताया था कि शिक्षा के शैक्षिक संप्रदाय, आपको अच्छे से एजुकेशनल कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। अभिवर्ती, मनोवर्ती, आपके अवधान, आपकी रुचि, आपकी अभिक्षमता, आपकी एप्टीट्यूड, या फिर मैं कह सकता हूं एक आपको एटीट्यूड पढ़ाया था, एक आपका सेल्फ कंसेप्ट आत्म संप्रदाय पढ़ाया था। अच्छे से आपको क्लास में डिस्कस कराया था। उसमें मैंने पढ़ाया था अभिक्षमता, अभियोग जिसे कहता है एप्टीट्यूड। मैंने उसे क्या लिखाया था, परिभाषा कि कुशलता, समता, दक्षता, प्रवीणता या फिर व्यक्ति द्वारा किसी कार्य क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की योग्यता, समता, कुशलता, प्रवीणता, अभिक्षमता कहलाती है। यह तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी।
लेकिन मैंने कहा अभिक्षमता कुछ परिभाषाएं, और परिभाषाओं मैंने पहली परिभाषा आपके वारेन की लिखाई थी। तो वारेन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल व अनुक्रियाओं के समूह को प्राप्त करने की क्षमता, यही कह रहा है कोई बच्चे को प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपकी अभिक्षमता कहलाती है। ये परिभाषा किसने, वारेन ने दी थी, और यही वारेन की परिभाषा आपके यहाँ पर पूछ ली गई। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज आपको क्लास में लिखाई उसी लैंग्वेज से आपके प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न उठा था, ऑप्शन भी चेंज नहीं था। ऐसे कई प्रश्न हुए, इसलिए मैंने क्लास में कहा था आप तो बस आंख बंद करके साइकोलॉजी पढ़ लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। और सोचिएगा, छोटी सी बात सोचिएगा कि यदि आपके कोई एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 में से आपको 40% यदि आपकी कंपलसरी है, उस 40% में से यदि आपके 25% ओनली फॉर साइकोलॉजी लेके चल रही है, इससे बड़े आपके लिए क्या खुशी होनी चाहिए। आपको सिर्फ 50 घंटे पढ़ने था मेरे साथ, और 50 घंटे में से आपको 50 नंबर के प्रश्न मिले, जो आपकी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा भूमिका तय करेगा। बहुत बड़ी बात होती है एक शिक्षक के लिए, और जब बच्चा उस शिक्षक से पढ़ता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए एक क्लास में से एक ही चैप्टर में से कह सकते हैं आपको सारे सारे प्रश्न मिले थे। ठीक है, आगे भी डिस्कस करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे। अगला क्या करें कि पावलोव का जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को अपन और किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से लिखाया था कि जो पावलोव का मुख्य रूप सिद्धांत उसको क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। और देने वाला रूसी मनोवैज्ञानिक था, जिसे अनुबंधन का पिता कहते हैं। और पीछे वाले मैंने पहले लिखा कि जब भी बच्चा कुत्ता उस घंटे के साथ अनुबंधन करता है, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अपना अस्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जब सीएस के साथ सीआर करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित, शास्त्रीय या फिर परंपरागत। और परंपरागत तो अपन क्या बोलते हैं, पुरातन अनुबंधन द्वारा स्थापित या अनुबंधन द्वारा अधिगम। यही आपको मैंने सेंटेंस क्लास में लिखाया था, यही सेंटेंस आपके वापस यहाँ से पूछा गया था। लाइन भी आपके चैनल परंपरागत तो अपन क्या बोलते हैं, पुरातन, अर्थात जो पुराने समय से चला, जिसे अपन कहते हैं क्या, अपन इसको कह सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला क्या कह रहा है कि प्रयत्न व भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 ईस्वी में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया। मैंने क्या लिखाया था, पहला सिद्धांत मैंने कराया था आपको अधिगम के, उसमें लिखाया था उद्दीपक अनुक्रिया, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत देने वाला थॉर्नडाइक था। पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, जो आपके 1898 में लिखी गई थी। और इसका प्रयोग का आधार क्या था, प्रयास और त्रुटि, जो 1913 में इसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। यही पूछ रहा है कि प्रयास व भूल, प्रयत्न व भूल, ये रहा प्रयत्न व भूल, पुस्तक का नाम ये रहा था, और देने वाला था थॉर्नडाइक। यही आपके प्रश्न एग्जाम में छप गया सीधा सीधा। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, मैंने पुस्तक के बीच में सन लिखा 1898, और यही आपके 1898 आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, मतलब आपकी लाइन भी चेंज नहीं हुई यहां से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला क्या कहता है कि मनुष्य है ना, अभ्यास से परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करता है, फिर कोशिश करो, फिर से कोशिश करो के आदर्श वाक्यों विद्यार्थियों को याद करने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत आदर्शों का समर्थन करता है। अर्थात मैंने आपको थॉर्नडाइक का मुख्य नियम का दूसरा नियम बताया था कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आपको अच्छे से मैंने बताया था। उसे मैंने एक ही लाइन लिखाई थी कि अभ्यास बालक को अपने कार्य में दक्ष या क्या बनाता, निपुण बनाता है। नीचे मैंने लाइन लिखाई थी कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान, आपको अच्छे से मैंने क्लास में कही थी करत करत अभ्यास, अर्थात बच्चे को बार बार अभ्यास करना चाहिए, बार बार अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और ये सेंटेंस किसको फॉलो करता है, आपके अभ्यास का नियम। और अभ्यास का नियम किसका नियम है, आपके प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देने वाला थॉर्नडाइक था। यही प्रश्न आपको अच्छे से पूछ रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान, अर्थात बच्चे को अभ्यास करना चाहिए, बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। तो यही कह रहा, बस इसको हिंदी में डाल के डाल दिया। अर्थात अभ्यास का नियम कौन करा था आपके, ये आपके कह सकते हैं प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। व्यक्ति जितनी गलतियां करेगा, जितना प्रयास करेगा, उतना अधिक सीखता हुआ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। अगला क्या कह रहा है कि सहकर्मी क्या है, और सहकर्मी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन पीयर ग्रुप। क्या बोलते हैं, पीयर ग्रुप। जब मैंने आपको किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ाई थी, तो किशोरावस्था मैंने आपको अच्छे से लिखाया था। क्या लिखाया था, किशोरावस्था में बच्चे में समवयस्क की समूह भावना होती है। कोष्टक में लिखा था मैंने पीयर ग्रुप, अर्थात इस प्रकार के बच्चों में समवयस्क समूह की भावना होती है। समवयस्क अर्थात किशोरावस्था में बच्चे अपनी ही उम्र के, अपनी ही क्लास के बच्चों के साथ, अपनी ही विचारधारा वाले बच्चों के साथ समायोजन करेंगे, उन्हीं के साथ घूमेंगे, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ दोस्ती करेंगे।
यही लाइन आपके यहाँ पे छप के आई है कि सहकर्मी क्या होता है कि समान आयु, समान कंडीशन, समान क्षमता वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है आपका, पीयर ग्रुप या फिर सहकर्मी समूह कहलाता है। यही मैंने आपको क्लास में लाइन लिखवाई थी जो आपके सीधा यहाँ से छप गया, और बाकी वाले मैंने कहीं नहीं, इसी को मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखाया था पीयर ग्रुप। यही आपके पूछ लिया पीयर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। और एक बात सुनिए, मैंने यहाँ पीयर ग्रुप नीचे अंडरलाइन की थी, मैं ये प्रश्न आपके आ सकता है। ठीक है, अंडरलाइन कराई थी, यही प्रश्न आपके यहाँ पे छप गया। अगला प्रश्न देखो आप। अगला कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी फैक्टर। और मैंने यहाँ क्या लगाया था, बुद्धि का बहुतत्व, तत्व कहो चाहे बहुकारक कहो एक ही सिद्धांत होता है। आपको क्लास में लिखाया था कि बहुतत्व, क्वेश्चन लगाया था मैंने मल्टी फैक्टर थ्योरी देने वाला थॉर्नडाइक 19, इतना ही लिखाया था। बस इसमें थॉर्नडाइक क्या करता है, इसमें तो इसकी तुलना है जो सिद्धांत के रेत के जो होता है ना अपने बालू के कण होते हैं टीले, उससे करता है कि जिस प्रकार से रेत के कण में बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे भाग होते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें व्यक्ति प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग अपने एलिमेंट्स का प्रयोग करता है। ऐसे कहने वाला था थॉर्नडाइक। ठीक है, और प्रश्न आपके वैसा क्या बोलेंगे, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या दिया था आपके, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देने वाला कौन था, मल्टी फैक्टर थ्योरी देने वाला थॉर्नडाइक 1920 के अंदर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि थ्रस्टन का जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है उसमें क्या करता है कि व्यक्ति क्या करता है, जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है। मैंने आपको एक ही लाइन लिखाई थी कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है अतः समूह तत्व सिद्धांत है वो देने वाला थ्रस्टन था 1938 में। इसने क्या कहा था कि व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से विभिन्न विषय वस्तु के समूह में विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकालता है जो 7 प्रकार की योग्यताओं को धारण करता है। अतः थ्रस्टन कहता है कि व्यक्ति के अंदर मुख्य रूप से 7 प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का समूह होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उन विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं का विश्लेषण करके अपने विषय वस्तु तक पहुंचता है। यह लिखाया था। फिर मैंने आपको 7 प्रकार की बुद्धि लिखाई थी, कौन कौन सी ये उसकी योग्यता थी। पहली थी आपकी प्रक्षेपण योग्यता, फिर थी अंक योग्यता, शाब्दिक, वाक, स्मरण, तार्किक, पर्यवेक्षण। और पर्यवेक्षण को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं संवेदी गति या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड। अच्छे से आपको लिखाई थी और इंग्लिश वर्ड भी आपको लिखाया था, यदि आपको याद होगा क्लास में बोल के लिखाया था। लेकिन मैंने कहीं पर भी आपको सूक्ष्म अवलोकन की कहीं पर भी मैंने आपको नहीं लिखाई थी। और आपको क्लास में कहा था कि तार्किक क्षमता गणित वाले गणित में अमूर्त विचारों के लिए करते हैं, ये भी गलत हो जाता है। आपको ये भी कहा था स्थानिक स्मृति किसमें होती है, जो व्यक्ति मूर्तिकार होता है, जो व्यक्ति क्या होता है मूर्तिकार होता है ना, कोई पेंटिंग्स बनाता है, कोई विभिन्न प्रकार का कह सकते हैं अपने फॉरेस्ट का जिसे अपन कहते हैं वन रक्षक होता है, उसमें कौन सी होती है प्राकृतिक या स्थानिक आकृति भी होती है। लेकिन संवेदी पे से क्या कह रहा है कि जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने के, मान के चलो आपके घर में कोई बर्तन गिरा है, मैंने आपको ये एग्जांपल क्लास में दिया, जैसे ही आपके घर में कोई बर्तन गिरा है तो बर्तन गिरते ही आपका हाथ में माइंड जाएगा बर्तन कहाँ गिरा, या बाहर कुछ जो जोर से आवाज आई, अब भाग के कोशिश करो, उसको देखने का कोशिश करोगे, हाथों देखोगे कि भाई बाहर ऐसा क्या हो गया, कहाँ से आवाज आई। और वो कौन सा होता है, वो आपकी होती है संवेदी गति, आपकी परसेप्शनल स्पीड, आपका हाथों हाथ आपका माइंड वहाँ एक्टिव जाता है। और ये आवाज कहाँ से, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपकी होती संवेदी गति, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण मतलब तो हाथों हाथ जाकर चीज को देखना, ऑब्जर्वेशन करना, अरे भाई क्या हुआ, ये आवाज कहाँ से हुई, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। यही आपके प्रश्न यहाँ पे छप गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक माला नाम की गर्ल्स है जो दूसरों से जुड़ने में कठिनाई महसूस करती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती है, दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है, उसके बोलने की शैली में विचलन है, वो कौन सी आपके अधिगम का विकार। मैंने आपको सबसे लेस्ट लिखा था, एक का नाम था ADHD, जिसे मैंने कहा अवधान संबंधी विकार। अवधान का मतलब क्या होता है, छोटा सा मतलब होता है अवधान, अटेंशन, कि अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। और जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है वो अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपना अफेक्शन, अपनी वाइब किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, और नहीं अगले की। जब व्यक्ति अपनी शेयर नहीं कर पाता दूसरों को कैसे समझेगा, कभी नहीं समझ पाएगा, उसे कहते हैं अवधान संबंधी। ठीक है, एक मैंने लिखाया था डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको पता है पठन विकार है, डिफेजिया आपका भाषाघात है, ओटिज्म इसका दूसरा नाम ही क्या, ओटिज्म क्या नाम, यदि आपने सही ढंग से पढ़ा होता ना क्लास में, मैंने आपको क्लास में ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, ये मैंने आपको लिखवाई थी, ये मैंने आपको लिखवाई थी। जिसका इसका अगला प्रूफ आप अगला यहाँ दे सकते हो, ये देखिए लिख जा। डिसलेक्सिया मैंने आपको लिखाया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, हाइपरलेक्सिया, अफेजिया। ठीक है, ये सारी मैंने आपको लिखाई थी, लेकिन ऑटिज्म की जगह मैंने ADHD आपको लिखाया था, लेकिन मैंने हिंदी में इसका मीन आपको नहीं लिखवाया था। हो सकता है मैंने बोला होगा,
लेकिन आपको नहीं लिखा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑटिज्म, अर्थात बच्चा अपनी भावनाओं को और अगले की भावनाओं को नहीं समझ पाता, अपनी संवेदनाएं, अपनी फीलिंग्स, अफेक्शन को शेयर नहीं कर पाता। ठीक है। यदि मैं कहूं थोड़ा सा कि भाई ये मैंने हिंदी में नहीं लिखाया, बाकी प्रश्न अपने सिलेबस से था, ये मैंने आपको क्लास में लिखवाया, ये लिखवाया, यदि आपको ये पता होता, ये आप अच्छे से प्रश्न करके आ जा सकते। क्यों? आपको पता है डिसलेक्सिया, बोल नहीं पाना, पठन विकार, डिसअफेजिया, आपको अच्छे से पता है डिसफेजिया, भाषाघात का होना, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज स्किल को प्रेजेंस नहीं कर पाना, अच्छे से आपको क्लास में करवाया था, वहीं से आपके ये प्रश्न का पुटअप हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, अगला क्या कह रहा है आपका? एक लड़के के शब्दों, अक्षरों और प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने संबंधित विकार है, अर्थात बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। मैंने आप क्लास में सबसे पहले ये कहता है कि पठन में बच्चा क्या करता है, अपन किसी को क्या देते हैं? लेक्चर देते हैं। लेक्चर मतलब अपना वाचन करना। क्या करना? लेक्चर का मतलब तो बोलना, बोलने को बोलते हैं वाचन, और व्यक्ति बोल के पढ़ता था, पठन करता है। तो मैंने कहा था ल से लेक्सिया, ल से लेक्चर, ल से लेक्सिया, ल से लेक्चर, ल से लेक्सिया, डिसलेक्सिया। आपको पहले ही ये लिखाया था कि डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन और वाचन संबंधी विकार। आपको पहले ही लिखाया था, ये शब्द देने वाला सैमुअल क्रिक था 1963 में, और डिसलेक्सिया आपको अच्छे से मैंने क्लास में कराया था, यहीं से आपके प्रश्न होंगे डिसलेक्सिया। ठीक है। डिसग्राफिया आपको लिखाया था क्या? लेखन विकार है। डिसकैलकुली आपको लिखाया था मैंने क्या? गणित विकार। आपके सारे आपके क्लास नोट्स में से आपके प्रश्न उठा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, एक मैंने लाइन लिखाई थी कि किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से मादक द्रव्यों का सेवन, इसका क्या मतलब है? ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? मादक द्रव्यों का सेवन। मैंने आपको एक ही लाइन लिखाई थी, किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? मादक पदार्थों के सेवन की समस्या होती है। यही लाइन आपकी उठ के, सबसे लास्ट वाली लाइन थी विशेषता में, यही लाइन आपकी उठ के यहाँ एग्जाम पेपर में डाल दी। तो मादक पदार्थों के सेवन की समस्या का मतलब क्या होता है इस समय? कि बच्चे सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग करते हैं। यही मैंने आपको क्लास में हाथ से बना के बताया था। मैं इस तरह से बच्चे मादक पदार्थ, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, ऐसे शो करते हैं। और इसमें क्या उठाया था? पहला आपका सिगरेट वाला शब्द उठाया था। ठीक है। यदि आपने क्लास में नोट्स के साथ कुछ बातें सुनी भी होगी ना कान से, तो भी आप सही ढंग से 25 में से 25% करके आ सकते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, अगला क्या कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहारता क्या आशय क्या है? अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो शिक्षक के लिए एजुकेशन का इम्प्लीमेशन कैसे करती है। ठीक है। और ये क्या कह रहा है? पहला कि शैक्षिक मनोविज्ञान है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, बिल्कुल किया है। फिर इसने क्या कहा था? छात्रों को समझने के पश्चात ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार करता है, बिल्कुल करता है। ये शिक्षक अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर, देखो शिक्षक अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में उसकी साइकोलॉजी काम में आती है, न कि एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। उस समय उसकी मनोविज्ञान, उसका व्यवहार काम आता है, न कि उसकी एजुकेशन साइकोलॉजी काम में आती है। ये शिक्षक के परिवार के साथ सदस्यों रिश्ते सुधारने में उसकी साइकोलॉजी काम है। कहते हैं ना भाई इसकी साइकोलॉजी सही ढंग से काम नहीं करी, उसकी मैच्योरिटी है, उसका एटीट्यूड है, उसे बात करने का व्यवहार है, वो काम आएगा। फिर क्या करे? ये शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या करें मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही। अर्थात पहला ए, बी, ई, ये आपके 3 आपके सेंटेंस सही है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, ए, बी और ई। यही मैंने आपको क्लास में कराया था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए कैसे उपयोग में आती है, कैसे मदद करती है। पहले क्या लिखा है कि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जांचने में। ठीक है। ये रहा बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को जांचने में इसकी मदद करता है। ये ऑप्शन आपको यहां मिल गया। फिर क्या लिखा था मैंने कि बालकों के जन्मजात स्वभाव प्राप्त करके उसके ज्ञान प्राप्त में सहायक, किसके? उसके ज्ञान प्राप्त में सहायक। यही लिखा था मैंने कि बच्चों को समझने के पश्चात ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करता, अर्थात शिक्षण अधिगम क्या होता है? बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। फिर क्या लिखा था? ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने में मार्गदर्शिका प्रदान करती है। अर्थात 3 सेंटेंस में थे, 3 ही आपके यहीं थे, यहीं से ही आपको प्रश्न मिल गया जो मैंने आपको एमसीक्यूज कराई क्लास। जैसे आपका पहले चैप्टर के बाद मैंने आपको पहले चैप्टर के एमसीक्यूज कराए थे, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उसकी प्रकृति और उसका संप्रदाय, वहीं से आपके प्रश्न उठा। और ये प्रश्न आपके डिटो यदि आपने 3 ही सेंटेंस पढ़े होते ना, आप अच्छे से इस प्रश्न को करके आ सकते थे। मैंने आप क्लास में कहा था शैक्षिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक साइकोलॉजी में आपके 3 चीजों को शिक्षण करते हैं। आपके गुरुजी है बच्चों के साथ अपने सिलेबस के मध्य डिस्कशन करेंगे। गुरुजी अपने विद्यालय में किसी दूसरे सहकर्मी के साथ इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा।
शिक्षा मनोविज्ञान में आपके गुरुजी और बच्चे के मध्य होने वाले संप्रेषण, होने वाले कौशल, होने वाले कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छे से आपको मैंने क्लास में बोल के समझाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि हिलगार्ड एंड क्रिस्टन क्या कहते हैं कि सीखने के पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी, क्या कहते हैं कि व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है किस उपयुक्त शब्द। आपको अच्छे से कहा था मैंने, पहली परिभाषा लिखाई थी कि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अपन सीखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखना या फिर अधिगम बोलते हैं। और मैंने आपके जब आपका सेकेंड क्लास हुई थी, सेकेंड क्लास जब आपकी शुरू हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान में 22 प्रकार की 22 आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, ठीक है। और जब अपने अधिगम का चैप्टर के प्रश्नोत्तरी की थी आपके सेकंड चैप्टर की क्लास खत्म होने के बाद आपकी थ्योरी वाली, तो मैंने आपके एक एंडगेसन और हिलगार्ड की मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी। उसमें मैंने क्या कहा था, अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। अर्थात क्रिया आरंभ होना मतलब क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसको मैंने बोल को आपको क्लास में अंडरलाइन करके बताया, देखो ये भी अंडरलाइन पढ़ा, कोई क्रिया, मैंने इसको गोला किया था, मैंने कहा ये परिभाषा दी थी आपकी हिलगार्ड ने। इसी हिलगार्ड की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ ली गई, जो मैंने कहा था 22 इंपॉर्टेंट परिभाषा में से आपकी परिभाषा आ सकती है, वही परिभाषा आपके यहाँ पे पूछ ली किसके, आपके हिलगार्ड के अनुसार। मतलब जो कहा था वहीं से आपके प्रश्न उठ गए, ठीक है। ये आपकी तीसरी या चौथी परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी। अगला प्रश्न देखो आप, अगला क्या करें, किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। और जब मैंने आपको किशोरावस्था के अन्य नाम बताए थे, उसी समय मैंने आपको लिखा था क्या, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, समस्याओं की आयु है, आंधी तूफान की अवस्था है, तनाव संघर्ष की अवस्था है। एक लाइन मैंने लिखाई थी कि दूरत व तीव्र विकास की अवस्था। क्या लिखाई थी मैंने, दूरत व तीव्र विकास की अवस्था। दूरत व तीव्र विकास की या परिवर्तन की अवस्था किसे कहते हैं, अपन किशोरावस्था कहते हैं। यही परिभाषा मैंने आपको क्लास में, यही परिभाषा मैंने आपको क्लास नोट्स में अच्छे से लिखवाई थी। मतलब आपके लैंग्वेज भी चेंज नहीं, डिटो प्रश्न आपकी क्लास नोट्स में सही। यदि आपने सही ढंग से 50 घंटे की, यदि आपने अच्छे से थ्योरी वाली क्लास, एमसीक्यू क्लास यदि ली होती, तो साइकोलॉजी में आपके 25 में से 25 नंबर आए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, अगला एक प्रश्न बहुत शानदार आया था कि अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है, लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। मैंने आपको एक अधिगम का सिद्धांत कराया था जिसका नाम था चिन्ह पूर्णाकार या फिर प्रतीक सिद्धांत, जिसका मैंने इंग्लिश में कहा था साइन थ्योरी। वैसे मैंने कहा था एडवर्ड टोलमैन ने दिया था। मैंने इसमें क्या लिखाया था कि बालक चिन्हों के, इसको मैंने अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन भी किया, 2 पेन से, ब्लैक पेन से गोला किया और ब्लू पेन से भी कह सकते पिंक पेन से या फिर गुलाबी पेन से भी मैंने इसको आपके इसको अंडरलाइन या गोला किया था। क्या लिखा था मैंने कि बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है जो उसके वातावरणीय उपज है। और मैंने क्या कहा था कि ये प्रयोग चूहों ऊपर किया था, इसमें पजल भूल भुलाया मैं, अर्थात बच्चों के सामने चिन्ह होंगे। बात को समझना, क्या कह रहा है कि जब तक बच्चे के सामने कोई साइन नहीं होगा, जब तक बच्चे के सामने साइन नहीं होगा, जब बच्चे के सामने कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा। साइन का मतलब क्या है, मैं सीधा जा रहा हूं, यदि मेरे पास आगे साइन नहीं लगा होगा कोई बोर्ड पे, आगे रोड खराब है, आप यहां से नहीं लेफ्ट घूमो, तब तक मैं नहीं घूमूंगा, मैं सीधा जाऊंगा, मैं मेरे व्यवहार में प्रदर्शित नहीं, मैं मेरा व्यवहार परिवर्तन नहीं करूंगा। अब क्लास में मैंने बोल के समझाया था, इसको ऑनलाइन किया था कि जब तक बच्चे के सामने कोई साइन, चिन्ह या फिर उसको प्रदर्शन करने नहीं कहेगा, तब तक व्यक्ति अपना व्यवहार को प्रोत्साहन नहीं देगा, तब तक अपना व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेगा। और ये सिद्धांत कौन सा था, चिन्ह पूर्णाकार। और आपको अच्छे से बताया था कि चिन्ह पूर्णाकार को अपन सिग्न थ्योरी या इसे कोई अपन बोलते हैं लेटेंट थ्योरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्निहित। क्या बोलते हैं, अंतर्निहित। अंतर का मतलब व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो है, अंतर का मतलब अंदर, निहित मतलब अंदर समावेश होना। व्यक्ति या बालक के अंदर समावेश, ज्ञान तो है, उसके पास सब तो ज्ञान तो है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। क्यों? कि उसको अपन कह ही नहीं रहे, उसके सामने कोई साइन ही नहीं, उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, उसके सामने कोई व्यवहार को करने वाला मोटिवेशन नहीं है, रेनफोर्समेंट नहीं है, तब तक बच्चा आपके नहीं करेगा। ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, जिसका आपके प्रश्न यहाँ सब थोड़ा सा आपको माइंड पे था। लेकिन मैंने आपको ये भी कराया था, अंतर्दृष्टि मतलब होता है व्यक्ति में ज्ञान तो है, लेकिन व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के अंदर, व्यक्ति के सामने कंडीशन उत्पन्न होने पर व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके अपने सूझ का प्रयोग करता है। मान के चलो आपके सामने कोई बाधा आई, लेकिन जब तक आपको जरूरी नहीं है बाधा में आपको कहने के लिए, आपका माइंड हैंड टू हैंड काम करेगा कि मुझे उस बाधा से किस प्रकार से निपटना है।
वो आपका था अंतर्दृष्टि। एक था सामाजिक, मैंने कहा था अल्बर्ट बांडुरा क्या कहता है कि व्यक्ति किसी दूसरे का प्रतिरूपण करके, उसका मॉडलिंग करके, उसके व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार को सीखता है, वो होता है सामाजिक अध्ययन। आपको अच्छे से कराया था। और श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक समान रूप से चलने वाला ज्ञान। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, ज्ञान के प्रदर्शित होने की। कब करेगा प्रदर्शन, जब उसके सामने किसी प्रकार का चिन्ह या फिर किसी प्रकार कोई साइन होगा तभी वो कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो आप, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है। अर्थात ये कर रहा है आपके सामने 4 सेंटेंस है, 4 में से आपका प्राथमिक प्रबलक या फिर प्राथमिक रेनफोर्सर कौन सा है। और मैंने आपको ये लिखा था कि पुनर्बलन आपके 2 प्रकार के, सकारात्मक नकारात्मक। फिर मैंने लिखा था प्रबलन, और प्रबलन में लिखा था आपके 2 प्रकार की, तो था प्राथमिक तथा द्वितीय। प्राइमरी क्या, प्राथमिक क्या था, प्यास, भूख, काम, पानी, भोजन, नींद, आराम। ये रहा भोजन, और भोजन आपको पूछ लिया है भोजन कौन सा है, भोजन आपका प्राथमिक है। फिर क्या, प्रशंसा, प्रशंसा आपका सेकेंडरी है। ग्रेड आपका सम्मान आपका सेकेंडरी है। धन दौलत आपका सेकेंडरी है। अर्थात ये आपके सारे सेकेंडरी है, और आपका भोजन क्या है, प्राइमरी, जो आपको अच्छे से यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपके यहाँ से छप गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, अगला क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। मैंने आपको क्लास में सबसे पहले कहा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक प्रकृति। आपको अच्छे से कहा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति सकारात्मक है, वैधानिक है, और आपकी अनुप्रयुक्त है। कैसी अनुप्रयुक्त, या फिर मैं कह सकता हूं एप्लाइड है। अच्छे से आपको मैंने क्लास में लिखा था। अर्थात पॉजिटिव, मैं एक इंग्लिश वर्ड यूज कर सकता हूं, कैसी आपकी पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव। आपको अच्छे से कहा था। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्रकृति उसको बनाया कैसे, उसको हमेशा सकारात्मक रूप से बनाया गया। उसकी प्रकृति हमेशा सकारात्मक बातें करता है। मैंने आपको यह भी क्लास में कहा था कि जब भी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न ऐसे आए, वो जब नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव वाला हमेशा उसका सेंटेंस गलत होता है। आपको लिखता है इनमें से कौन सा कथन सही है, और आपके सामने 4 सेंटेंस हो, 4 में से 3 नेगेटिव बात करते हो, 1 पॉजिटिव करता हो। हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी आपकी पॉजिटिव सकारात्मक है, वही आपको आंसर टिक करना। आपको मैंने क्लास में अच्छे से एक बात को मैंने 10-15 बार समझाया था। पहली क्लास में बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपकी सकारात्मक है। अर्थात जब भी शिक्षा मनोविज्ञान आप प्रश्न आप नहीं भी पढ़ के जाओ ना, जब भी आपकी प्रकृति, आपको पता प्रकृति सकारात्मक है, ऐसे प्रश्नों को आप सही ढंग से कर पाएंगे। मैंने अच्छे से कहा था। ये कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा शिक्षण विद्या ये शिक्षार्थियों व्यवहारों के अनुभव का अध्ययन करने का प्रयास करता है। बिल्कुल बात सही है। मैंने यही कहा था कि अध्ययन करने को शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के अध्ययन, मेरे पीछे कट गया, देखो अध्ययन करना, उसको वीडियो से परिचित कराता है, अतः अध्ययन करता है। एक बार बाल सही है। यह शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित कर जिसकी शिक्षा, मैंने कहा था शैक्षिक टारगेट, ये शिक्षा मनोविज्ञान स्कूल के मैनेजमेंट का काम है, बच्चे खुद का काम है। बच्चे को क्या करनी है, एमए करनी, बीए, उसका शैक्षिक टारगेट, उसका एजुकेशनल टारगेट है, गोल्स है कि मुझे आईएएस बनना, आरएस बनना। ये आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम नहीं है, आप खुद का व्यवहार का काम, आपके मानसिक स्तर का काम है, आपके मानसिक चिंतन, आपकी थिंकिंग, आपके अमूर्त चिंतन का काम है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना। यह मैंने आप क्लास में अच्छे से समझाया था। फिर क्या कह रहा है, ये टेक्नोलॉजी का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यही लाइन मैंने आपको लिखाया था। क्या लिखा था, ये शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधि को जानकारी देता है तथा ये बच्चों के व्यक्तिगत, अपन कह सकते हैं क्या, लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से ध्यान में रखना सिखाता है। यह भी मैंने आपको सही ढंग से सिखाया था। इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से, बिल्कुल बात अपन कह सकते हैं क्या, इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से नहीं है। शिक्षा का मूल्य कौन प्रदान करता है, आपको गुरुजी करते हैं, शिक्षक करते हैं। आपके एजुकेशन की वैल्यू क्या है, वो आपको गुरुजी सिखाएंगे, आपके आसपास का वातावरण सिखाएगा, आपका घर परिवार आपको सिखाएगा कि वास्तव में आज दिन में शिक्षा की वैल्यू क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, ये आपसे गलत होगा। फिर क्या है, सीखने की प्रक्रिया की अवधि को समझ बढ़ाता है। अर्थात आपका बी गलत है और डी गलत है। मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी में बी और डी आपकी गलत है। यही प्रश्न मैंने आपको क्लास में सही से कराया था। आपको बोल के इस प्रश्न में मैंने आपको लगभग 2 मिनट समझाया था। साथ में ये भी कहा था ऐसे वाले प्रश्नों में क्या आएगा, कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं, असुनित है। यही प्रश्न क्या पूछा कि प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। यही मैंने आपको क्लास में कहा था कि सत्य नहीं, यहां से प्रश्न आपके आ सकता है। ये एज इट इज प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। देखो मैंने अगला प्रश्न देखो, इसमें मैंने आपको क्लास में अच्छे से कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, कि सर शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी प्रकृति कैसी, सकारात्मक। कैसी प्रकृति है कि सर प्रकृति सकारात्मक। हमेशा कहा था कि जब भी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आए
जो सकारात्मक वाला ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इस बात को मैंने क्लास के अंदर लगभग 15 से 20 बार कहा था, और जो यूट्यूब पे मैराथन क्लास थी उस यूट्यूब मैराथन क्लास में मैंने कहा था कि जब भी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आ जाए, जो प्रश्न में आपको ऑप्शन सकारात्मक पॉजिटिव लगे वो उसका हमेशा आंसर होगा। आपको मैंने पहली क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में कहा था, बीच वाली क्लासों में कहा था, मैराथन क्लास में आपको अच्छे से कहा था। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, कोई शिक्षक है अनावश्यक रूप से बच्चों पर सख्त है, अर्थात बच्चों को क्या देता है, बच्चों को दंड प्रदान करता है, अर्थात ये नेगेटिव बात करता है, क्या करता है, नेगेटिव बात करता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सकारात्मक है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव करेगा, कोई भी गुरुजी आपको विद्यालय में मारेंगे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा विद्यालय से भाग जाएगा, बच्चा विद्यालय आएगा। उसको पता है यदि कल स्कूल गया था गुरुजी मारेंगे, गुरुजी फालतू मारते हैं। ठीक है, इसलिए आपके विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला बच्चा क्या करेगा, कभी विद्यालय आएगा नहीं, गुरुजी फालतू में मारेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। मैंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की प्रकृति सकारात्मक, अर्थात सबसे पॉजिटिव वाला उत्तर आपको देना है। मैंने ये भी कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जब भी प्रश्न करो तो उसके चारों ऑप्शन को पहले सही ढंग से पढ़ना, फिर उसका आंसर करना। पहला क्या कह रहा है, छात्रों को किताबें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। यह तो स्कूल का कोई भी कर्मचारी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके शिक्षक का मुख्य कार्य हो। अपन स्कूल में जब भी गुरुजी की पोस्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसे थोड़ी कि गुरुजी विद्यालय में जाकर बच्चों को ड्रेस प्रदान करेंगे या बच्चों को किताबें देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये काम सरकार का है, ये काम सरकार स्कूलों में भेजती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट गुरुजी करते हैं, जो गुरुजी का एक सेकेंडरी काम है, प्राइमरी गुरुजी का काम नहीं कह रहा। गुरुजी का प्राइमरी मुख्य वर्क कौन सा, प्राइमरी वर्क कौन सा है, ये गुरुजी का सेकेंडरी वर्क। फिर क्या कर रहा है, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन करना। सर ठीक है। फिर क्या करा, छात्रों के गृह कार्यों की समस्याओं को हल करना। ठीक है सर, कर सकते, गुरुजी का सेकेंडरी काम है। फिर क्या है, माता पिता के आकांक्षाओं की, बच्चों माता पिता आकांक्षा है बच्चों को आयुष बना, आरस बनना। ठीक है, गुरुजी प्रयास कर सकते हैं, गुरुजी की प्राइमरी आवश्यकता है, गुरुजी की प्राइमरी वर्क में। तो क्या है कि बच्चों के अध्ययन के लिए उनको प्रोत्साहित करना। भाई शिक्षक का मुख्य काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षण कराना, तथा साथ साथ में बच्चों को मोटिवेशन देना, साथ में बच्चों को मार्गदर्शन करना, साथ साथ में शिक्षक अपने एक फैसिलिटेटर के साथ उपयोग कराना। मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था, संरचनात्मक सिद्धांत या फिर निर्मितवादी अधिगम पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था निर्मितवाद का मतलब होता है बच्चा अपनी ज्ञान की संरचना खुद करता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, आपके मार्गदर्शक के रूप में होती है। वही प्रश्न आपके यहाँ पे छप गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पॉजिटिविटी की बात करनी थी, क्यों, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, आपको सकारात्मक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। अगला कह रहा है कि अनुशासन का अर्थ क्या, डिसिप्लिन क्या है। मैंने आपको फिर कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सकारात्मक है, वैधानिक है, अनुप्रयुक्त है, अप्लाइड वाली है, पॉजिटिव है। लेकिन कठोर दंड आपका नेगेटिव है, आज्ञाकारिता थोड़ा सा नेगेटिव है, सख्त व्यवहार भी नेगेटिव है। लेकिन नियमों और विनियमों का पालन करने वाला व्यक्ति के पॉजिटिविटी, व्यक्ति के सही रूप से शारीरिक ढंग से काम करने वाले व्यक्ति के, कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्ति, अनुशासित बालक की विशेषता की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर 4D कहते हैं। जैसे कार्यहीनता, खतरा। मैंने आपको क्लास में कहा था कि एक बच्चों में आपके अधिगम विकार थे, और उस अधिगम विकार में से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। एक बार मैंने आपको क्लास में कहा था, साथ में ये भी कहा था ये प्रश्न आपके यूपी टेट और फर्स्ट ग्रेड में आया था, जहां आपको 4D की बात की गई। लेकिन आपको याद होगा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया होगा कि सर ये हमारे सिलेबस में इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन मैंने कहा आप लिखो मत, लेकिन आप याद कर लो, एक आपका विकार होता है 4D। जैसे मैंने आपको लिखा था, एक लिखा था ADHD, आपको जिसमें मैंने कहा था अवधान विकार है, उसी तरह से मैंने कहा था एक 4D होता है, जिसमें 4D का मतलब क्या, पहले D का मतलब होता है आपका क्या, उससे होता है डिवाइंस। दूसरा आपका कौन सा होता है, जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ डिवाइंस को कहता हूँ क्या, डिवाइंस को मैं कहता हूँ कि हट गए आपके यहाँ से ना। एक आपका था डाइस फंक्शंस, एक आपका था डेंजर, एक आपका यहाँ पे था डिस्ट्रेस। मैंने आपको अच्छे से कहा था कि बच्चा कभी कभी क्या नहीं कर पाता है, खुद को व्यथा में खुद को डिस्ट्रेस डाल देता है कि यार मैं सही ढंग से पढ़ नहीं पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो आपको फोटो, हाँ मैं कह सकता हूँ, इसको मैंने क्लास में आपके नोटबुक में डाउन नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको उस दिन कहा था कि ऐसे प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में, जब अपने MCQ क्लास डिस्कशन की थी, आपने कहा सर इतने डीप प्रश्न थोड़ी आते हैं, सर ये प्रश्न कहाँ से आए, सर हमारा तो ग्रेड 3 है, इतना डीप सर क्यों पढ़ा रहे हो, सर फटाफट करो। आपने अच्छे से, आपको याद होगी, मेरे को ये चीज़ याद थी अच्छे से। हो सकता है तो मैं वीडियो क्लिप भी डाल दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, प्रश्न आपके वहां से आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, क्लास में कोई बच्चा अनुपस्थित, बच्चा सही ढंग से विद्यालय नहीं आता तो किसको कैसे रोक सकते हैं। तो मैंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, आपके सकारात्मक है। और मैंने जब आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता वाला चैप्टर पढ़ाया था,
तो मैंने कहा था जो पिछड़े बालक है, बैकवर्ड चाइल्ड है, एक तो मेंटली है, एक आपके सोशली है। तो बच्चे क्या करते हैं, सही ढंग से विद्यालय नहीं आ पाते हैं, प्रॉपर विद्यालय नहीं आ पाते हैं, एक वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते। जैसे अपन कहते हैं कि समस्यात्मक बालक कह सकते हैं, बाल अपराधी बालक हो सकता है, आपका बैकवर्ड चाइल्ड हो सकता है, मेंटली और सोशली वो बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता है और समय पर स्कूल नहीं आता है। तो मैंने आपको प्रश्न कराया था, क्या यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने तक क्या करोगे? तो मैंने क्या लिखा था, इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, किस प्रकार से नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरा क्या था, इसके लिए क्या देंगे, उसको बच्चे को पनिशमेंट देंगे, यही ऑप्शन है। देखो इस बच्चे को क्या देंगे, पनिशमेंट देंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऐसा कोई विद्यार्थी जो कक्षा में उपस्थित हो, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इसके पीछे बच्चों के कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा। अर्थात अनुपस्थिति के कारणों को पहचानना, समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण को बनाने का प्रयास करना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान आपके सकारात्मक पॉजिटिव सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। यहीं से आपके प्रश्न आया था। ठीक है। इस प्रकार से आपके शिक्षा मनोविज्ञान के ग्रेड 3 लाइब्रेरी में से 25 के 25 प्रश्न आए थे और अपने 50 घंटों की क्लास, 40-50 घंटों क्लास में से आया था। जिस भी बालक ने, जिस भी विद्यार्थी ने, जिस भी मेरे साथी ने इस क्लास को सही ढंग से पढ़ा होता है, मैं तो यदि आपने यूट्यूब पे मैराथन क्लास ली होती ना, तब भी आपको 22 कह सकते 16-17 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं। ये हमारी मेहनत थी, आप सभी की भी मेहनत थी, जिसके परिणाम स्वरूप इतना रिजल्ट आपने देखने को मिला है। और आपके सिलेक्शन में साइकोलॉजी इस बार सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा तय करेगी। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए एक सिलेबस में आपके यदि 25% आपके साइकोलॉजी का रहे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही बनाऊंगा, जो भी बच्चा आगे किसी भी सेगमेंट, जैसे कोई बिहार का कोई कर रहा है लाइब्रेरियन का, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, या कोई रीड का लेवल 1, लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें भी साइकोलॉजी आती है, या शैक्षिक परिदृश्य आता है, आप स्कूल मैनेजमेंट है, टीचिंग मैनेजर है, हमेशा आपके लिए साथ बना हुआ हूँ। हमेशा आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके लिए एक छोटा सा आप कष्ट कर लेना, मेरे खुद का एक टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है हरीश जानी सर। ठीक है। उसी टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को मैं सेव करके अभी आपको इस मेरे टेलीग्राम चैनल हरीश जानी सर टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा। इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसको पीडीएफ अच्छे से देखना कि सर प्रश्न कैसे कैसे आए थे, प्रश्न का लेवल क्या था, प्रश्न कैसे आने चाहिए, इसको अपन लोग और भी देख लेंगे। ठीक है। बाकी साथ बने रहिएगा। और बहुत अच्छा लगा। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी कमाई क्या होती है, जो शिक्षक आपके साथ मेहनत कर रहा है, वही मेहनत यदि बच्चों के प्रश्न पत्र में देखने को मिले, इससे बड़े एक शिक्षक के लिए उपलब्धि या शिक्षक के लिए बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। ठीक है। अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देखिए, विश्वास करके आपने 3rd ग्रेड में पढ़ा है, उसी उम्मीद पे मैं आपके लिए खरा उतरा। वैसे एक वैसे प्रश्न आपके एग्जाम पत्र में छपे, और कह सकते हैं कि 40 घंटों में से आपके 50 प्रश्न, आपको 50 अंक के यदि प्रश्न आपको मिल रहे हैं, इससे बड़ी आपके लिए खुशी कोई हो नहीं सकती। ठीक है। अगेन आप सभी का साधुवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी अपना पीडीएफ में सिलेक्शन के रिजल्ट का वेट करिएगा। अगेन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। सभी को बाय बाय, सभी को धन्यवाद।